हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह विद्याकुल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था मॉडल पेपर का, तो फाइनली ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है बच्चों। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 कंपलसरी सब्जेक्ट आपका एक हिंदी होता है, जिसका मॉडल पेपर अभी आपके सामने है और फाइनली आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग इतना देर से इंतजार किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को और एंड तक 100 क्वेश्चंस। पहले तो ये दुविधाएं आपकी दूर हो गई, हालांकि मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, आज से कुछ दिन पहले, मैक्सिमम 15 से 20 दिन पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि पैटर्न को लेकर के परेशान न होइए। जिस प्रकार से आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है वो एक फाइनल एग्जाम का प्रारूप होता है, बेस होता है, आधार होता है। उसी प्रकार से मॉडल पेपर भी आ गया। मॉडल पेपर में भी देखा गया कि 100 क्वेश्चंस है जो कि ऑब्जेक्टिव का है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 + 6 106 है। बहुत चीजों को समझना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। एनी 50 क्वेश्चंस आपको बनाना है, कोई भी 100 में से कोई भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन में करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का खात्मा। स्टार्ट करें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ अच्छे से देख रहा है ना। यस, दिख तो रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है बच्चों। थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, बाकी एवरीथिंग इज ओके। बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन चल रही है, पर कोई नहीं, आपके सेशन सभी होंगे। चलो जी, फाइनली अपने पास यहां पर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफी क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनको गर्व होगा कि यार हमारी हिंदी की तैयारी बेहतर है। आप अपने पे खूब गर्व करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। फाइनली, मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? प्यारे साथियों, याद करिए पुत्र वियोग कविता की पंक्ति। पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान चिल्ला चिल्लाकर एक शोक गीत गा रही है बेचारी। शोक गीत कह रही है कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। मैं असहाय बेबस बैठी ही रह गई, लेकिन मेरा बच्चा मेरे सामने ही उठ गया, चला गया। पुत्र वियोग से ली गई है। जयप्रकाश नारायण को आहा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैग्सेसे सम्मान से, याद रखना, किससे बच्चों? मैग्सेसे सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। किसके लिए? समाज सेवा के लिए। तीसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहां है? मेरे बिहार के सभी तमाम साथी को पता है कि सारण जिला, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा गांव में उनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? सिताब दियारा गांव में। अब रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो ये दोनों बड़ी हस्तियां बिहार की माटी में ही संभव है। बिहार की मिट्टी ने ही जन्म दिया है दो ऐसे लालों का, एक ने संपूर्ण क्रांति को रच दिया तो एक राष्ट्र कवि के नाम पर पूरी दुनिया के सामने धरोहर खड़ा कर दिया। वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय की माटी के सिमरिया गांव में हुआ था। ये दो धरोहर बिहार को ही प्राप्त हुआ था। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को हमारे साथ अंत तक सेशन में चैट सेक्शन के अंदर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मान के चलिए आपका एग्जाम हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, तब आप सही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? आपने पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ के अंदर बताया गया है कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था?
प्यारे साथियों, उर्वशी एक ऐसी रचना है उनकी जिस रचना को सम्मानित किया गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। उर्वशी को, किसको? उर्वशी को। ये प्रैक्टिस कर लो, मजा आने वाला है आप सभी को। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है बच्चों 2023 एग्जाम के लिए, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर अभी कई सारे मॉडल पेपर हम खुद तैयार कर रहे हैं और आपको करवाएंगे भी। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? अज्ञेय जी के द्वारा रचित यह चैप्टर जिसका नाम है रोज, जिसकी नायिका मालती है, उनके पति महेश्वर एक डॉक्टर थे। क्या थे बच्चों? डॉक्टर थे। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन से फल लाए थे? आम लेकर आए थे, और वो भी पेपर में लिपटा हुआ था। फिर महेश्वर कहते हैं कि मालती देखना, आम लेके आए थे, उसे भी धो लेना। शाम का समय हो जाता है, संझवत जिसको कहते हैं, गोधूली का समय रहता है। वो मालती जो बचपन में किताब का पन्ने फाड़ फाड़ कर फेंका करती थी, और वो उस दिन पेपर के फटे हुए पन्ने को देखकर कल की तरफ, नल की तरफ जाती थी। अज्ञेय जी देख करके सोचते ही रह गए, दंग रह गए कि क्या वो वही मालती है जो बचपन में पढ़ाई के नाम पर पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया करती थी, इतने अपने पिताजी से मार खाया करती थी, और आज अक्षरों के लिए तरसती पड़ती है, किताबों के लिए तरस रही है। क्या ये वही मालती है? बस आम का जिक्र था, इसलिए हमने डिस्कस भी कर दिया। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन। भगत सिंह भारत की मिट्टी के ऐसे लाल जो देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में। प्यारे साथियों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने कब किया था? 1926 में। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन ए। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह इनकी तस्वीर अपने जेब के अंदर लेके घूमते थे, जिनका नाम है करतार सिंह सराभा। आइडियल पर्सन थे भगत सिंह के लिए। इनकी तस्वीरों को लेकर भगत सिंह अपने जेब में घुमा करते थे। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धांगड़ किस जगह से आए थे? धांगड़ जो कि ओ सदा नीरा चैप्टर के अंदर जगदीश चंद्र माथुर जी बताते हैं, बड़े शानदार शब्दों के साथ उसको सजाए हैं, और कहते हैं कि ये धांगड़ जो कि भाड़े के मजदूर होते हैं, दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर जगह से लाए जाते थे। तो दक्षिण बिहार हमारा हो जाएगा। कई बार बच्चों छोटा नागपुर भी ऑप्शन में दे देगा, उस समय दक्षिण बिहार नहीं देगा, तो इस बात की जानकारी रखना, ध्यान में रखना। ओके बच्चों, अगला सवाल है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आहा, क्या बात है। उसने कहा था चैप्टर के अंदर शानदार तरीके से, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो कि गुलेर जगह पर जन्म लिए थे, और एक मतलब क्या ही कहा जाए, इतनी शानदार रचना रच दिया जिसमें पूरी लहना सिंह का कैरेक्टर्स, पूरा का पूरा चरित्र का निर्माण, उनका वर्णन किया। और मैं बता दूं कि उन्हीं में ये एक तर्क आता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। यार, ये उसने कहा था, चैप्टर का पंक्ति है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाही के पास मोढ़े पर बैठकर सूत काटती हुई नजर आ रही थी। क्या करती हुई? सूत काटती हुई नजर आ रही थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर सवाल है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, अर्थात मानक की बहन थी। पर यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है? बिस्नी की बेटी। बाकी ऑप्शन देख करके आपको हंसी आएगा, सुखनी की बेटी। आहा, सुखनी की बेटी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? बिस्नी की बेटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? नामवर सिंह के द्वारा रचित यह आलोचनात्मक निबंध वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? बड़े ध्यान से समझना सभी कोई। कहीं नहीं वहीं की बात की जा रही है। कहीं नहीं वहीं जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है बच्चों? एक बार सभी को बता दो, 16 का डी सही है ना? क्या मैं सही लगाया हूं? मेरे ध्यान में है अशोक वाजपेयी ही होंगे। अशोक वाजपेयी ही होंगे ना? डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मेरे गम के सहारे तुझे पुकारे। हाँ जी, देख लीजिए हिंदी साहित्य में क्या होगा आप लोग का जवाब। सही है, डी तो बता ही रहे हो ना, हम भी तो डी बोले। सही है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी कवि के रूप में बच्चों। किस कवि के रूप में? प्रयोगवादी। अगर आप लेखक परिचय देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपकी गोधली में, सॉरी यार गोधुली नहीं है ना, क्या है, दिगंत भाग 2 में एक भाग है प्रतिपूर्ति का, जिसमें पेशगी के रचनाकार हेनरी लोपेज, पेशगी एक चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, हेनरी लोपेज यही है जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जायसी का जन्म स्थान कहां पे है? अमेठी कब्र जायस में है। नाभादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के संत थे नाभादास जी। समझ गए बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल है 21 नंबर कि नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन में था। प्यारे साथियों कहां पे था? वृंदावन में। ऑब्जेक्टिव है, इतनी बार पढ़ा दिए हैं कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ओके। अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? मैंने स्टार्टिंग में पहला सवाल सॉल्व कराते समय बोला कि पुत्र वियोग एक शोक गीत है। एक मां अपने बेटे के असामयिक निधन को लेकर शोक में है और एक रचना करती है, वही है शोक गीत जिसका नाम है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अगर हम हिंदी साहित्य सम्मेलन की पुरस्कार करते हैं, शेक्सपियर पुरस्कार उनको दिया गया था। कौन सा दिया गया था? शेक्सपियर पुरस्कार, वो भी मुकुल की रचना के लिए। किसके लिए बच्चों? मुकुल की रचना के लिए। मुकुल, मुकुल रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया था उनको। ज्ञानेंद्रपति जी जो कि गांव का घर, आपका एक चैप्टर है काव्यखंड में, गांव का घर चैप्टर की रचना करने वाले ज्ञानेंद्रपति जी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित होकर के, सिलेक्शन होकर के किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक के पद पर। किस पर? कारा अधीक्षक के पद पर वो नियुक्त किए गए थे, कारा अधीक्षक। चीर विषाद विलीन मन की, आहा तुमुल कोलाहल कलह की, श्रद्धा और मनु, याद है? श्रद्धा और मनु की ये बहुत ही शानदार एक रचना थी जयशंकर प्रसाद जी की, जो कमायनी से सर्ग से है। ठीक है ना? तुमुल कोलाहल कलह में ऑप्शन ए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? उसने कहा था। प्यारे साथियों चैप्टर्स का नाम, रचनाकार का नाम बराबर आपसे पूछा जा रहा है, इस पर पूरा पूरा फोकस करना आप सभी को। ठीक है ना? आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है नाभादास की कविता का क्या नाम है? नाभादास की जो रचना है उस रचना का नाम था छप्पय। नाभादास की रचना का क्या नाम था प्यारे साथियों? छप्पय। यानी लेखक और उनकी जो रचना है उसके नाम को आप जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? निधन का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, देहांत। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 नंबर का सही जवाब 1979 वाला हो जाएगा। यानी कि 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 में। ओके, आगे चलते हैं। 29 नंबर सवाल है रघुबीर सहाय का निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। देखो रघुबीर सहाय की बात किया है, किसकी बात किया है? रघुबीर सहाय की। तो ध्यान रखना 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। सुखमय जीवन के लेखक कौन थे? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। कौन थे बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेखक और रचना का नाम तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पद्मावत वाली चीजें कौन नहीं याद रखेगा जयसी जी का? है ना रहे राजा रतन सेन, ना पद्मावती रानी है।
उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? देखो, उर्वशी की रचयिता, रचना करने वाले रामधारी सिंह दिनकर, जिनको इसी रचना पर, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनको क्या दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस रचना पर बच्चों? उर्वशी पर। तो इसके रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्ति बोध, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक रचना करने वाले गजानन माधव मुक्ति बोध, इन्होंने ही रचा है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको पढ़ा दिया हूं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और बहुत जल्द आप सभी के लिए पूरे काव्यखंड का, संपूर्ण काव्यखंड का 1 शॉर्ट क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक क्लास के अंदर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके 2023 एग्जाम में भौकाल आ जाए। ये मॉडल पेपर ही है बच्चों, ये 2023 का मॉडल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, याद है? तमगे कौन लगाता है? अधिनायक कौन है वो? किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना अधिनायक, अधिनायक से लिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। बोलो सभी कोई। तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब सगाई, तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? उसने कहा था चैप्टर। लहना सिंह बचपन में बार बार उस लड़की से एक ही सवाल करता था, क्योंकि प्रेम करता था, बहुत दिल से प्रेम करता था। और जो लोग दिल से प्रेम करते हैं उनके प्रेम का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब उतना प्रेम दिल से कहाँ रह गया है? आज भी ऐसा बहुत लोगों का प्रेम है जो दिल से होता है। एगो तो ही पाचक वाला प्रेम हो गई बा, पाचक वाला प्रेम पार्क घूमे में, रेस्टोरेंट जाए में, फिल्म देखे में, मोबाइल के रिचार्ज करे में, ये पाचक प्रेम है। दिल का प्रेम तो समर्पण का प्रेम है, त्याग का प्रेम है, दूर रहकर भी पास होने का प्रेम है। वो है लहना सिंह का प्रेम, जो कि उस बच्ची से लगातार 8 वर्ष की उम्र से ही ये सवाल होती थी, तेरी कुड़माई हो गई। अगला सवाल, अज्ञेय रचित पाठित पाठ का नाम क्या है? अज्ञेय जी ने किस पाठ को रचा था? वो है रोज चैप्टर। कौन है बच्चों? रोज चैप्टर। जी हां, रोज, जिसकी नायिका कौन है? मालती है। कौन है बच्चों? मालती है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चंस। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आज के समाज के लिए, वर्तमान समाज में वर्तमान युवाओं के लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर सबसे अच्छा मोटिवेशन का सोर्स देखा जाए तो कलाम जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि प्यारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन है। पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा जूठन को साहित्य के अंदर एक स्थान दे करके ये भी उनमें से कम नहीं है। ये युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन है। ये बड़ी बहुत ही गंदी परिस्थितियों से निकलकर जूठा पदार्थ खा करके, इसके साथ साथ मरे हुए जानवरों का चमड़े निकाल करके चमड़ा बाजार में बेचना, खून से लथपथ होना, समाज में नीचे तबके में आना, लोगों के द्वारा कमेंट्स सुनना, कोई इज्जत प्रतिष्ठा न मिलना, इसके बावजूद भी ये एकमात्र ऐसे इंसान शख्स रहे हैं जो लगातार परिश्रम करके अपने परिवार की स्थिति को बदलकर सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त किए हैं। जूठन चैप्टर है बच्चों। सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से काम नहीं चलने वाला है, अंदर जज्बे को जगाए रखना भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आगे देखो बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावें। विनोद कुमार शुक्ल जी ने रचना रच दिया प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, कहां है? बेटी से पूछूंगा कहां है लोहा, कहां कहां है लोहा, बेटिया जवाब देगी, तरह तरह के पदार्थों का नाम देगी। वही है ज्ञानेंद्र पति जी रविचित कविता। देख रहे हो एक चीज, कितना ज्यादा क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि फलाने का चैप्टर का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है। यानी कि प्यारे साथियों, लेखक और लेखक की रचना
पूरा याद कर लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से लेकर 1 से 50 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पूरे 100 में से कहीं से भी 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अगर ये भी आपके लिए रहेगा याद तो ये आपका बोनस का पॉइंट होगा। ठीक है ना बच्चों। ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा रचित पाठ का नाम है गांव का घर। गांव का घर सबसे लास्ट चैप्टर कविता का। अगला सवाल है 41 नंबर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। अगर हम लहना सिंह की बात करते हैं, उसने कहा था चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। महेश्वर किस कहानी का पात्र है, देख रहे हो, जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स को भी चैप्टर से इंक्लूड कर रहा है, कनेक्ट करके पूछ रहा है क्वेश्चंस कि ये फलाना व्यक्ति किस चैप्टर का पात्र है, किस कहानी का पात्र है। तो ये ध्यान में रखना होगा महेश्वर। और एक बार जो एक्सप्लेनेशन को समझ जाएगा, कसम से बोलता हूं, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। महेश्वर जो कि रोज कहानी के पात्र रहे हैं, रोज, जिसकी नायिका मालती है। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है, ब्रजराज कुंवर। उठो हे ब्रजराज कुंवर, आहा क्या बात है, सूरदास जी के पद में माता यशोदा जगाती है ब्रजराज के कुंवर को, ब्रजराज को, कहती है कि उठो हे नाथ जी, उठो हे मेरे बच्चे, भोर हो गई है। उठो हे ब्रजराज कुंवर, भोर होने का अनेकों प्रमाण देती है मां यशोदा। सूर के पद से लिया गया। छत्रसाल किस कविता का पात्र है, कवित्त चैप्टर, कवित्त में छत्रसाल की तलवार की बखान करते हैं भूषण जी। कौन, भूषण जी। तो छत्रसाल किस कविता का पात्र है, कवित्त का। देख रहे हो ना कितने पात्र वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पात्र वाले कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला देख लो 45 नंबर सवाल, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं बच्चों। किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, भूलना मत इस बात को। अब मैं लगा देता हूं, टिक लगा दो, नहीं तो आधुनिक काल। जायसी जी किस काल के कवि हैं, मन से भक्ति होती है, इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। जायसी जी और तीनों दास जी, यही लोग चारों जो हैं भक्ति काल से हैं, भूषण जी रीत काल से हैं, बाकी सभी आधुनिक काल से हैं। तो जायसी जी क्या हो जाएंगे बच्चों, भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। ट्रिक मैं बता दिया हूं। अच्छा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ओ सदा नीरा यात्रा वृतांत है बच्चों। ओ सदा नीरा क्या है, यात्रा वृतांत है, ध्यान रखिएगा सभी कोई। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि एक प्रकार की डायरी है, इसमें प्रतिदिन की इवेंट्स को मेंशन करते थे लेखक। कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, पद्मावत का। कड़बक पद्मावत का कमायनी से लिया गया था तुमुल कोलाहल कलह में, पर यहां कड़बक की बात किया है तो पद्मावत। ओके, आगे चलते हैं। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है, सूरसागर के। सूरदास, सूरसागर। सूरसागर एक महाकाव्य है जिसमें से जो सूरदास चैप्टर के अंदर 2 पद पढ़े थे, एक पद में माता यशोदा ब्रजराज जी को, कन्हैया जी को सुबह होने का प्रमाण देती है और जगाने की कोशिश करती है। वही दूसरा पद में नंद की गोद में बैठकर कन्हैया जी भोजन कर रहे हैं और पूरी रानियां लोग ये दृश्य को देख रही है। भक्त के रूप में सूरदास जी जूठन खाने की जो आशा रखते हैं, दिलासा रखते हैं, ये दोनों पद सूरसागर से लिया गया है। 51 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है, जिस पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। वो वही रचना है मुकुल, वही रचना है प्यारे साथियों मुकुल, याद रखना सभी कोई। तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक अगेजी 1943 में तार सप्तक का संपादक हुआ था, किए थे 1943 में अगेजी। टीटी के मां का क्या नाम है, टीटी की मां कौन थी बच्चों, मालती थी। टीटी की मां कौन थी, मालती। मालती के पति का नाम महेश्वर, वही टीटी जो अजीब अजीब हरकतें करता था, कभी हंसता था, अचानक से चुप हो जाता था, कभी खूब रोने लगता था, कभी फिर चुप हो जाता था। ये वही है, ये वही है प्यारे साथियों, ठीक है।
आगे देखिए, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ जो सभी जगहों पर व्याप्त हो। सर्वव्यापी क्या हो जाएगा? जो हर जगह पर व्याप्त हो। आंख लगना मुहावरा, अरे हटो अभी आंख लग गया था थोड़ी देर पहले, मतलब झपकी आना अर्थात नींद आना। नींद आना यहां पर है झपकी आना या नींद आना भी कह सकते हो। ईमान बेचना कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से हट जाता है तो कहते हैं कि वो अपना ईमान बेच दिया है। मतलब अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक शिक्षक हूं, आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके साथ चिट करता हूं, तो मैं अपना ईमान बेच दिया हूं। एक फौजी बॉर्डर पे होकर के शत्रु का विरोध नहीं करता है तो वो अपना ईमान बेच देता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्तव्य पथ से हट जाता है तो वो कहते हैं कि वो अपना ईमान बेच दिया है। अर्थात प्यारे साथियों 57 का डी हो जाएगा। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। करेक्ट है। अगला सवाल है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ। कमर टूटना मतलब बेसहारा हो जाना। अगर हम बात करते हैं कमर टूटना की तो क्या कहेंगे? बेसहारा हो जाना, बिना आश्रय का हो जाना। बेसहारा यहां पर वही है, निराश्रय होना, निराश्रय कहेंगे। 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, ईमान बेचना की जहां तक बात है बच्चों, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है तो कहा जाता है अपने कर्तव्य से हट जाना। कमर टूट जाना, कमर टूटना मतलब क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया प्यारे साथियों। साइंस वाला हिंदी करा दीजिएगा, यानी ये कौन सा हिंदी हम लोग कर रहे हैं? अच्छा, ये कौन सा हिंदी कर रहे हैं हम लोग, एक बार बताओ सभी कोई तो। ये कौन सा हिंदी है भाई? ये तो वही है ना, हिंदी कंपलसरी लिखा है, 306 सब्जेक्ट कोड लिख दिया है। आर्ट का है, कोई भी हो, फिर अगर मिलेगा फिर करा देंगे, टेंशन क्या लेना है, इतना क्या टेंशन लेना है बच्चों, इतना सोचना क्या है। 3-13 हो जाना मतलब कि बिखर गए, टूट गए, बिखर जाना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर देना। दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना। ध्यान रखना सभी को। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगा होता है और उस शब्द के लगते ही पूरे शब्द का अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग का अपना अर्थ भी होता है। उपवन में स्टार्टिंग में उप लगा है। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे। आगे चले, अंकुरित, अंकुर इत, इत इत, हर्ष इत, इत हो जाएगा। बड़प्पन, पन, बड़प्पन, ठीक है ना। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है बच्चों? प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, जो किसी शब्द के अंत में लगता है और लग करके पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या लिख रहा है एक बच्चा? एक सेकंड, मैं जरा इनका कमेंट कर लूं। क्या करे सर, मैं क्या पढ़ूं? अभी की अच्छी नंबर लाए हैं, बताइए सर। अच्छा, अभी से पढ़ के अच्छा नंबर लाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है प्यारे साथियों। उपसर्ग का तो अपना अर्थ भी होता है पर प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब लो, ये उच्चारण स्थान का, खा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा ना। उच्चारण स्थान का ट्रिक अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल पर दे रखा हूं। ड का आपसे पूछा जाया गया है कि ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ड का उच्चारण स्थान क्या बताएंगे? मूर्धा बताएंगे ना, मूर्धा। छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, छ, च, चवर्गी, पूरा चवर्ग तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है।
भा 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 पा वर्ग पा भा 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 ओष्ठ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्चारण स्थान से भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए। शहर शब्द क्या होता है? अगर हम शहर शब्द की बात करते हैं तो शहर शब्द प्यारे साथियों पुल्लिंग में आ जाता है, आयु शब्द स्त्रीलिंग में आ जाता है। आत्मा की बात करते हैं, वैसे तो आत्मा का कोई लिंग होता नहीं है लेकिन यहां स्त्रीलिंग कह लेंगे। अनुराग शब्द का विलोम विराग हो जाएगा, अनुराग मतलब प्रेम हो जाएगा, तो यहां उल्टा उसका विराग हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, अस्थावर का जंगम हो जाएगा, स्तुति का निंदा हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। अस्थावर का जंगम, अनुराग का विराग, है ना, स्तुति का निंदा, ये सारा ऑलरेडी विलोम शब्द हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या पढ़ाए तो हैं? 65 नंबर पढ़ा दिए हैं, 65 नंबर तो पढ़ाए हैं ना। आगे देखो, स्तुति का निंदा होता है, आकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण भी। स्वर्ण शब्द का विशेषण, याद करिए एक बार संपूर्ण ग्रामर का क्वेश्चन लगाए थे आप लोगों के लिए। नमक का नमकीन, भारत का भारतीय, लोक का लौकिक, गांव का ग्रामीण, उसी प्रकार से स्वर्ण का स्वर्णिम। पढ़े हैं ना बच्चों हम लोग? स्वर्ण का क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। जगत का जगदीश, जगत का विशेषण क्या होता है? जगदीश होता है। यस, वेरी गुड। आगे चलिए, दिन का दैनिक होता है। क्या बात है, सारा क्वेश्चंस वही है बच्चों जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। यकीन ना हो, अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का क्वेश्चंस है, होम पेज पे ही मिल जाएगा, कर लीजिएगा। पुराण शब्द का पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक। और इसके लिए रटना नहीं है, बस एक बार देख लोगे ना तो मजा आ जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक भी होता है। अच्छा, यहां पे संख्यावाचक का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो संख्या में जिसे संख्या का बोध हो। ऑप्शन में दिया है 100, नया, अधिक, कम। 100, नया, अधिक, कम, तो 100 संख्यावाची हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? संख्यावाची। अधिक होना, कम होना, ये तो परिमाणवाचक होता है। नया है, पुराना है, ये तो गुणवाचक होता है। समझते हो ना? और एक होता है संकेतवाचक, तो संकेत वाला इसमें नहीं है एग्जाम्पल। यथा साध्य कौन सा समास है? समास के बारे में पूछ दिया। यथा, बे, भर, प्रति। यथा, बे, भर, प्रति से शुरू होने वाले सभी शब्द क्या होते हैं प्यारे साथियों? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो यथा शब्द लग गया अव्ययी भाव। नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह कौन सा समास होगा? कर्मधारय, कर्मधारय, सिंह रूपी नर, है ना। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची अगर देखा जाए तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा बच्चों? भूमि हो जाएगा ना। गणेश शब्द का पर्यायवाची गिरजानंदन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? गिरजानंदन। सर ये तो आर्ट्स वाला का है ना। अच्छा, कोई देखो, आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला हो, हिंदी ही है, आपके सिलेबस से ही है, तो एक बार वो भी करवा देंगे। ये भी करवा रहे हैं, सारे बच्चे हैं अपने साथ। चलो जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों। 87 नंबर सवाल, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए, तटिनी है, आपगा है, तरंगिनी है, पर भागीरथी तो गंगा का होता है ना। ये किसका होता है? गंगा का। तो अपना सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मधुप होता है। भौरा का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? मधुप होता है। क्या होता है? मधुप। याद रहेगा सभी कोई? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। हाँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया? मॉडल पेपर से बोर्ड क्वेश्चन में पूछता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्या नहीं पूछेगा।
देखो आर्ट्स वाला में अलग पूछता है, पर सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो वही है ना बच्चों, फिर टेंशन का है का? आपके लिए तो अच्छी बात है ना, जो साइंस के बच्चे देख रहे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस है। साइंस वाला मॉडल सेट भी परसों तरसों में करवा देंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद, गय प्लस अक गायक, गय प्लस अक गायक। ए का अय, ए का अय, अय का आय, ओ का औ का आव बनता है। जैसे पावक, पौ प्लस अक पावक, गय प्लस अक गायक। लेकिन ने प्लस अन नयन बनेगा, ए का अय बनता है, अय, ए का अय बनता है, अय का आय बनता है। तो यहां पर गाय, तो गय प्लस अक गाय। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, परम धन अर्थ परमार्थ। पावन, पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अन पावन। समझ में आया? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सर मेरा इंग्लिश पर पूरा कमांड नहीं हुआ है, क्या करें बताइए गुरुजी, बहुत टेंशन में हूँ। गुड्डू डिलक्स गेमर कह रहे हैं क्वेश्चन बैंक में जितने प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव तो आप टिक लगा के प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, सब्जेक्टिव में उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए जो पीवाई क्यूज में 10 सालों से पूछा गया। तो ये आपके पास एक अच्छा स्टॉक हो जाएगा, अच्छा स्टोरेज हो जाएगा क्वेश्चंस का, तो काफी मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। भिन्न शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुर्सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूध कौन सा संज्ञा है भाई? द्रव्यवाचक है। मनुष्यता भाववाचक। अब ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, तो टेंशन वाली बात तो है नहीं। भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन द्वंद्व समास है ना, भाई और बहन, भाई और बहन कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। पंचानन 5, पंचानन द्विगु लगा लो, पंचानन द्विगु समास हो जाएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कवर कर लिया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई प्यारे साथियों, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा। कल केमिस्ट्री रात 8 बजे से क्वेश्चन इसका मॉडल पेपर करवा देंगे। कल रात 6 बजे से मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर होगा और सुबह में 7 बजे से इंग्लिश का मॉडल पेपर होगा। और रात 9:30 बजे साइंस वाले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए करवा देंगे, कल नहीं तो परसों में, ठीक है। और बहुत जल्द आप सबके लिए संपूर्ण काव्यखंड का चैप्टर लेकर आ रहा हूं, तो आप सब हमारे साथ बने रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे साथियों। सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। कर भला तो हो भला। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अपने माता पिता से प्रेम करते रहें, बड़ों का आदर करते रहें, आप निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। मेहनत करने से पीछे मत हटना, संघर्ष करने से पीछे मत हटना, क्योंकि संघर्ष ही हम बिहारियों का एक ऐसा मार्ग होता है, हर इंसानों का एक ऐसा मार्ग होता है, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए नहीं। ये अलग बात है कि हमारे लिए संसाधन कम होता है, हम ऐसे जगहों पर है जहां पर आय का स्रोत बहुत कम है, इसलिए हमारे माता पिता को काफी संघर्ष करना पड़ता है, आपको भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। वैसे हर इंसान को संघर्ष से निकलना पड़ता है, और संघर्ष ही एक ऐसा मार्ग होता है जिसको अपना करके हर एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। प्यारे साथियों, एग्जाम का टेंशन नहीं, तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल तनाव रहित होकर के जितना समय निकल गया निकलने दीजिए। जो समय आपके पास बचा हुआ है उसके लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। बायोलॉजी का भी मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके।